आज ठीक है, ओके। हिस्ट्री की क्लास रोक के अब मैं एक समसामयिक विषय पर आज आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बाबा रामदेव ने एक दवा बना दी है कोरोना की। हाँ, सब आ, आ रही है, सब पहुँच रही है आवाज़। हाँ, चलिए। तो बाबा रामदेव ने एक दवा बना दी है कोरोना की, और दवा बना करके उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया है। तो ये समझा जाए कि कौन कौन सी दवाएं कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही हैं, वो क्या है, और बाबा रामदेव की दवा क्या है, उस पर हमारा दृष्टिकोण बीइंग एन आईएएस एस्पिरेंट कैसा होना चाहिए, कैसा सोचा जाना चाहिए उसके बारे में, और जो वर्तमान में इलाज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं। एक दिन हमने पूरी टेक्नोलॉजी आपको कोरोना की बताई थी, टेस्टिंग की टेक्नोलॉजी, कि वो कैसे टेस्ट हो रहा है। तो आज हम अपने इस लेक्चर को केंद्रित करेंगे कि क्या क्या इलाज हो रहा है, क्या क्या इसमें दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इसमें सबसे पहले जब दवाओं के इस्तेमाल की बात आई तो सबसे पहली दवा थी जिस पर काफ़ी बवाल भी मचा, वो थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बकायदा भारत को धमकाया थी कि दवा हमको दे दो, नहीं तो हम ये वो कुछ कर देंगे। भारत ने दवा उनको दे भी दी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उस वक्त गेम चेंजर कहा गया था कि ये कोरोना के संदर्भ में गेम चेंजर साबित होगी। हमें समझना ये है कि जो जो दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं अभी तक, जो वो क्या है, किस रोग की दवा है, और ये किस फॉर्मेट में कोरोना में लाभप्रद हो रही हैं, और जो बाबा रामदेव की दवा है वो किस फॉर्मेट में लाभप्रद होगी या नहीं होगी, इन सब चीजों पर हमें चर्चा करनी है। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन को मिला करके दिया जा रहा है। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चर्चा में तब आया जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि मैं इसे ले रहा हूं। उसके बाद से WHO की गाइडलाइन भी आ गई, WHO की गाइडलाइन आई, उसके बाद से ICMR की गाइडलाइन भी आ गई कि जितने फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि कोरोना पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जानी चाहिए। भारत में दिया भी गया। आगे क्या हुआ वो उस बात पर हम चर्चा करेंगे। ये दिया गया। अब समझिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसका हम समझेंगे दवाओं को कि दवा क्या है, ब्रांड नेम क्या है, किस डिजीज में इस्तेमाल होती है, कौन सी कंपनी बनाती है ना। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियन है, ये मलेरिया की दवा है। साथ में अर्थराइटिस में भी, रेमेटिक अर्थराइटिस में भी ये दवा दी जाती है, उससे फायदा होता है ना। दवा बेसिकली एंटी मलेरियन है। आप ये जानते हैं कि मलेरिया जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, यानी कि ये जर्म्स को मारने पर यकीन रखती है दवा। जो इसका ब्रांड नेम है वो प्लेकेनिल, और भारत में लारियागो के नाम से आती है, HCQS के नाम से आती है, तो कई नामों से आती है। मेन जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का है। एंटी मलेरियन दवा है, कई कंपनियां बनाती हैं, काफी फेमस दवा है, तो कंपनियों के नाम बहुत ज्यादा वहां पे जहां पे इंपॉर्टेंट होंगे मैं बताऊंगा। एंटी मलेरियन है, मलेरिया में काम करती है, यानी मारती है किसको, जर्म्स को, बैक्टीरिया को मारने की क्षमता इसमें है। और इसे ICMR ने कहा कि भाई आप इसे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं जो कोरोना को हैंडल कर रहे हैं, उनको दिया जाए। दिया भी गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि पता ये चला, शुरू में खूब बवाल हुआ, भारत ने खूब निर्यात किया कई देशों को। भारत सरकार की जो वो है, वो कहते हैं कि लगभग 103 देशों को हमने दवा भेजी, सबों ने लिया, सबों ने खाया पिया, हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। परिणाम ये हुआ कि पहले WHO ने, और फिर अमेरिका ने, फ्रांस ने, सबने इस पर जो ट्रायल्स चल रहे थे वो ट्रायल्स रोक दिए। इवन आपके जयपुर में भी इसका ट्रायल चल रहा था, एजिथ्रोमाइसिन मिला के चल रहा था। तो अब जो
एक ट्रायल का वो था वापस ले लिया गया, यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कम से कम कोरोना को क्योर करने में इसकी कोई भूमिका ट्रायल्स में नहीं देखी गई। परिणाम यह हुआ कि WHO ने कहा कि कोई ट्रायल न होगा, बंद करिए, इसमें जितना ट्रायल किया गया उसमें क्योर करने में कोई भूमिका नहीं है। प्रिवेंशन में इसकी भूमिका अभी भी मानी जा रही है कि प्रिवेंशन में इसकी कुछ भूमिका हो सकती है, यानी फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा सकता है कि पहले से न, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो भी जूनोटिक वायरस है, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत असर ये कर ले, लेकिन ये भी हो सकता है वाले फॉर्मेशन में है, यानी कि अगर कल्पना करें आप कि ये बहुत ही सुलभ दवा है हर देश को, और इजिली बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो हर देश को हासिल दवा है। और अगर ये फ्रंटलाइन वर्कर्स पर प्रिवेंशन करने में भी सक्षम होती, तो इतने डॉक्टर, इतने नर्सेस या इतने जो पुलिस अधिकारी हमारे जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, वो तो बचने चाहिए थे, उनको नहीं होना चाहिए था संक्रमित, लेकिन वो हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो अभी कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योर में नहीं, हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये भी कहा जाए कि प्रिवेंशन में भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्थिति ये होना ये चाहिए, अगर ये प्रिवेंट कर रही है दवा, तो भाई हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस मैन नहीं मरने चाहिए, हमारे ही नहीं, किसी के नहीं मरने चाहिए थे अगर ये प्रिवेंट कर रही है तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो इसके उल्टा रहा है। तो अभी ये कहा जा रहा है, जो करंट कंडीशन है वो ये कहा जा रहा है कि भाई आप प्रिवेंशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसका आप इस्तेमाल उसमें क्योर के लिए, यानी कि इलाज के एक दवा के रूप में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें अब यूएस और फ्रांस ने, इंक्लूडिंग WHO ने, अब इस पर जो ट्रायल है उनको विड्रा कर लिया, नहीं हो रहा। अब आते हैं दूसरी दवा एजिथ्रोमाइसिन पर। ये भी काफी पॉपुलर दवा है, और बता रहे हैं। अगली दवा है एजिथ्रोमाइसिन। ये दवा एंटीबायोटिक है और बहुत ही चर्चित एंटीबायोटिक है ना। आपको जब खांसी होती है, या देखिए चेस्ट में, साइनस में, थ्रोट में, स्किन में कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन में ये दवा आपको दी जाती है। जो एजिथ्रोमाइसिन है, इसमें थोड़ा सा एंटीवायरल गुण भी पाया गया है, यानी बैक्टीरियल के अलावा एंटीवायरल गुण भी पाया गया है, क्योंकि जीका में और उसमें इबोला में इस दवा को इस्तेमाल किया गया था और इसके पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले थे। तो उसमें हमने, ये दवा करती क्या है कि जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है, उस रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को ये रोक देती है, और इससे इसका असर ये होता है कि ये जो दवा है, आप जानते हैं, इससे पहले आप उससे पहले टेक्नोलॉजी वाले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो वायरस है ये क्या है, आरएनए है। आरएनए मतलब प्रोटीन है, और जो एजिथ्रोमाइसिन है वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ही रोकती है, उसको धीमा करती है। तो जो रेट ऑफ रेप्लिकेशन है इसका, उसको ये धीमा करने का काम करती है। और इस प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस पर ही जब रोक लग जाएगी तो आरएनए टू डीएनए बनेगा ही नहीं, और ऐसी स्थिति में जीका में और इबोला में इस दवा को यूजफुल पाया गया है, और उसी को कोरोना के संदर्भ में भी आजमाया गया है। और माना ये जा रहा है कि कोरोना में कुछ मात्रा में ये जरूर मतलब कि इफेक्टिव है एजिथ्रोमाइसिन, इसको इफेक्टिव माना जा रहा है। अभी भी इसके इस्तेमाल पर रोक नहीं है। बेसिक फंक्शन इसका क्या है कोरोना के संदर्भ में, या किसी भी इबोला, जीका में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देती है। तो जितने रेट्रोवायरस होते हैं वो आरएनए हुआ करते हैं, और आरएनए एक प्रोटीन होता है, उसको रोक देता है। तो रोक देने से कुछ तो असर पड़ता होगा। जो कोशिकाओं के मतलब उसके रेप्लिकेशन की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें कि फिर से डीएनए बना, डीएनए बन के उसने अपनी कॉपी करनी शुरू करी, उस प्रोसेस को ये रोकता होगा।
तो इस तरह से इसको बेनिफिशियल अभी भी माना जा रहा है ना। क्योंकि ये बहुत फेमस दवा है, वर्ल्ड वाइड फेमस दवा है, आपके यहाँ भी फेमस दवा है, तो कई ब्रांड नेम से आती है। इसलिए मैंने इसका ब्रांड नेम नहीं लिखा है। एजिथ्रोमाइसिन फेमस नाम है, कई ब्रांड नेम, कई कंपनियां इसको बनाती हैं। अब मतलब एक इस दवा को हम थोड़ा बहुत मान के चल सकते हैं कि हाँ ये दवा ठीक ठाक है। अब जो दो दवाएं और इंक्लूड की गई इसके उसमें इलाज में, जो अभी हाल ही में इंडिया में इंक्लूड की गई है, उसमें पहली दवा है फेविपिराविर, और ये दवा ब्रांड नेम में फेविफ्लू नाम से इंडिया में लॉन्च की गई है। फेविफ्लू इस नाम से इंडिया में लॉन्च की गई है दवा। रिसेंटली लॉन्च है, आगे जो दोनों दवाओं की बात करने जा रहे हैं रिसेंटली लॉन्च है। और ये जो दवा है ये इन्फ्लुएंजा की दवा है, यानी सामान्य रूप से जो हमें हम आगे देखते हैं। ये जो दो दवाएं हैं फेविपिराविर और रैक्सनविर, ये जो दोनों दवाएं हैं ये अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ लॉन्च की गई हैं। इससे पहले ये अन्य जगहों पर इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें जो फेविपिराविर है हमारे यहाँ ग्लेनमार्क कंपनी ने लॉन्च किया है फेविफ्लू नाम से। बेसिकली ये इन्फ्लुएंजा यानी कि हमारी सर्दी खांसी की दवा है ना, इसका प्रभाव देखा गया है। दूसरी जो दवा है ये रेमडेसिविर, ये दो कंपनियां भारत में अभी लॉन्च करने जा रही हैं। एक लॉन्च हेटेरो ने कॉवी4 नाम से इसे लॉन्च किया है और सिप्ला ने इसे सिप्रेली नाम से लॉन्च किया। आवाज आ रही है जी? हेलो, लोग बात कर रहे हैं। रेमडेसिविर, ये दो दवाएं अभी लॉन्च की गई हैं, कल से उपलब्ध हुई है कॉवी4, कल से। फेविपिराविर इससे पहले उपलब्ध हुई है। कॉवी4 जो है वो हेटेरो कंपनी बना रही है और सिप्रेली जो है वो सिप्ला कंपनी बना रही है। ये दो नई दवाएं लॉन्च की गई हैं, है ना। तो इसमें कंपनी का नाम भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी बना रही है। इसमें जो फेविपिराविर है, जो कि फेविफ्लू ब्रांड नेम से हमारे यहाँ लॉन्च हुई है, ये इन्फ्लुएंजा की दवा है, यानी सर्दी खांसी बुखार की दवा है। दूसरी दवा जो है ये रेमडेसिविर, ये बेसिकली इबोला वायरस की दवा है। इबोला वायरस जो कि मतलब ये जो वायरस है इससे भी खतरनाक वायरस है, हालांकि स्प्रेड उसका तेज नहीं था क्योंकि वो पसीने से फैलता था, यानी कि डायरेक्ट बॉडी के टच में आने के बाद वो फैलता था। तो स्प्रेड इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन बीमारी वो इससे ज्यादा खतरनाक है। चमड़ी उतर उतर के आदमी मरता है, तो बहुत खतरनाक है। इबोला में ये कारगर पाई गई दवा। फिर मर्स और सार्स जो कि इसी कोरोना के भाई हैं, है ना, इससे पहले आ चुके हैं, बिल्कुल वही चीज है, एक ही फैमिली है, उसके अगेंस्ट भी इसको इस्तेमाल किया गया था और ये यूजफुल पाए गए थे। अब इसमें जो पहली दवा है फेविपिराविर, ये मतलब ये जो दो दवाएं हैं, है ना, ये दोनों दवाएं, इन दोनों दवाओं को हम कह सकते हैं कि ये दवाएं एंटीवायरल हैं। तो इनको हम एंटीवायरल कह सकते हैं कि ये दवाएं एंटीवायरल हैं। ये भी और ये भी, ये दो दवाएं एंटीवायरल हैं। हालांकि थोड़ा बहुत अभी मैंने कहा कि वायरस को प्रिवेंट करने का थोड़ा सा गुण एजिथ्रोमाइसिन में भी होता है, बट वो बेसिकली एंटीबायोटिक है, वायरल एंटीवायरल नहीं है। ये जो दो दवाएं हैं ये एंटीवायरल दवाएं हैं। अब जो आपका ये है, ध्यान दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बेसिकली प्रिवेंशन के लिए दिया गया कि आप खा लो ताकि आपको न हो। एजिथ्रोमाइसिन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया तब जब बीमारी हो गई। अब
अब ये जो दोनों दवाएं हैं फेविपिराविर और ये रेमडेसिविर, ये दोनों दवाएं तब दी जाती हैं जब आप में माइल्ड या मॉडरेट किस्म का इन्फेक्शन होता है। यानी आप इन्फेक्टेड हो गए, इन्फेक्टेड होने के बाद आप में सिम्टम आने शुरू हुए, सिम्टम जो आए वो मॉडरेट किस्म के सिम्टम हैं, अर्थात आपको सामान्य रूप से गले में खराश है, हल्की फुल्की खांसी है, हल्का फुल्का बुखार है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर यानी कि प्राइमरी स्टेज में ये दोनों दवाएं कारगर हैं। सीरियस स्टेज में ये दवाएं कारगर नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो ये दवा है ना, हालांकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी ओरल दी जाती है, एजिथ्रोमाइसिन भी ओरल है, तो ओरल और वेनम दोनों है ये, है ना। यानी कि इसको हम इंजेक्शन के रूप में भी दे सकते हैं और ओरली हम टैबलेट के रूप में भी खा सकते हैं। फेविपिराविर जो है ये ओरल है। ये सबसे अच्छी बात है कि फेविपिराविर ओरल है, और फेविपिराविर चूंकि इन्फ्लुएंजा की दवा है, इनिशियल लेवल पे सारे सिम्टम्स इसके इन्फ्लुएंजा के ही होते हैं, बाद में वो निमोनिया के सिम्टम में बदलते हैं। तो वहां पर अगर हम फेविपिराविर यानी फेविफ्लू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फायदा होता है। और इस तरह से हम इनिशियल स्टेज पर, यानी कि जो अभी भारत में चल रही है प्रक्रिया, एक आपने अभी देखा होगा, दिल्ली में एक बड़ा घमासान मचा था कि दिल्ली सरकार चाहती है कि लोगों को बीमारी भी हो तो वो होम क्वारंटीन हो। एलजी ने कहा कि नहीं, होम क्वारंटीन नहीं होगा, फिर उस पर विवाद चला। फिर तो होम क्वारंटीन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये दवा है। आप डॉक्टर के पास जाओ, इसमें से किसी भी दवा के बारे में जितना मैं बता रहा हूं ध्यान रखें, आपके पास जानकारी बढ़ जाएगी, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अपने से लेके खा लीजिएगा। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खरीदेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो डॉक्टर आपको घर पे, जब आप होम क्वारंटीन है, उस वक्त आपको फेविफ्लू दे सकता है ताकि आप रिकवर कर जाए। इनमें से कोई भी दोनों दवाएं, इसमें ये जो दवा है फेविपिराविर, ये आपको मॉडरेट लेवल तक के इन्फ्लुएंजा को, अर्थात कोरोना को भी, दोनों के लक्षण सेम है, उसको रोक सकता है। तो जो लोग होम क्वारंटीन में रह रहे हैं उनके लिए ये बेहतर दवा है। दूसरी चीज ये है कि ये टैबलेट है, तो आपको किसी भी दूसरे के टच में, आपको जब इंटरवेनम होता है या कोई भी इंजेक्शन होता है तो आपको दूसरे के टच में आने की जरूरत होती है। कहीं एक मेडिकल वर्कर जाएगा, आपको सुई लगाएगा, वो समस्या भी नहीं है, तो इजीली एडमिनिस्टर्ड हो सकती है। अब आते हैं रेमडेसिविर, इसको कल ही परसों वो किया गया है, शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है। आपके जो ड्रग कंट्रोलर है उन्होंने वो दे दिया है। इसमें भी माइल्ड और मॉडरेट, इन दोनों सिम्टम्स में ये दवा आपको दी जाती है। और इसमें क्या है कि अभी भी ये दवा प्रयोग के चरण में है। बेसिकली इबोला के संदर्भ में प्रयोग के चरण में नहीं है, वहां पर वो फिक्स है कि वो इबोला की दवा है। कोरोना के संदर्भ में जापान में और यूएस में इस दवा को माइल्ड इन्फेक्शन के लिए, मॉडरेट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत, और इसकी 10 डोज निर्धारित की गई। भारत सरकार ने इस दवा को वो किया है, परमिट किया है, बट इसे क्रिटिकल पेशेंट के लिए किया गया है कि जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, विशेष करके जो ऑक्सीजन से ऊपर वाले मामले में चले गए हैं, वेंटिलेटर में चले गए हैं, उनके लिए इस्तेमाल की जाएगी दवा। तो यहां पर जो इस दवा का असर है, जो अभी तक देखा गया है कोरोना के संदर्भ में इस दवा का असर, वो है कि जो हमारा, आप इतना जानते हैं पहले से कि कोरोना का जो पूरा गेस्टेशन का पीरियड है वो 14 दिन का है, 14 से 21 दिन, है ना। इसके बाद ये खुद भी मर जाता है, हमारे शरीर में रहकर भी मर जाएगा, ये इसका गेस्टेशन पीरियड है। तो ये देखा गया है रेमडेसिविर के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में, कि ये जो रिकवरी का रेट है उसे ये 11 दिन से घटा के 7 दिन कर देता है। यानी कि 11 दिन में जो रिकवरी होनी थी उसे 7 दिन में ये रिकवर कर देता है। जापान में और अमेरिका में इसे माइल्ड और मॉडरेट इन्फेक्शन के लिए दिया जा रहा है। भारत सरकार ने इसकी 5 डोज निर्धारित करी है, 10 नहीं 5, और वो भी क्रिटिकल पेशेंट
इतने को आप लोग वो कर लें, क्योंकि एक दवा मुझे और लिखनी है, ट्रायल के स्टेज में है, और इसमें से किसी भी दवा का एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे सामने नहीं है। जो एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे सामने है वो एक दवा का है, डेक्सामेथासोन। ब्रांड नेम इसका है डेकाड्रॉन, या भारत में ये डेक्सोना नाम से प्रसिद्ध है, और इस दवा को भारत में भूजा की तरह खाया जाता है। हाँ? जितने झोला छाप हैं वो हर दवा के साथ जो दवा देंगे साथ में एक इंजेक्शन ठोक ही देते हैं डेक्सोना का। इतनी इजीली सबसे सस्ती दवा है। हाँ? किस बीमारी में इस्तेमाल होती है? तो ये एंटी एलर्जिक दवा है। एंटी एलर्जिक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तमाम कंपनियां बनाती हैं इसको, तो कंपनी नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डेक्सामेथासोन पर ब्रिटेन में ट्रायल हुआ है 11,000 पेशेंट पर, फिर उसके बाद 40,000 पेशेंट पर, तो एक लार्ज स्केल सैंपल है हमारे पास। और उसमें ये देखा गया है कि डेक्सामेथासोन का यूज होने पर ये जो डेथ रेट है वैसे पेशेंट की जो कि वेंटिलेटर पे थी, उसकी डेथ रेट जो है वो 1/3 कट हो गई। अर्थात वेंटिलेटर पर जो मरीज चले गए हैं उन मरीजों के भी डेथ रेट को इसने 33% के अराउंड कम कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। कम से कम 100 में 100 लोग जो मर जाते हैं उसमें हम 33 को बचा पाने में सफल हुए हैं। और दवा बहुत ही छोटी सी, आपके यहाँ तो जो इसकी स्ट्रिप आती है 7 या 8 रुपए की 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, बहुत सस्ती दवा है। अब ये जो आपका डेक्सामेथासोन है वो कैसे रोकता है? तो दरअसल ये जो डेक्सामेथासोन नामक दवा है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, उसको हमने बनाया है और उसको हम देते हैं। इसकी भूमिका क्या होती है? तो भूमिका ये होती है कि जो हमारे बॉडी का डिफेंस का सिस्टम है, रेसिस्टेंस का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं, उस इम्यून सिस्टम के एक्टिविटी को ये धीमा करने का काम करता है। सर बीच-बीच में मना कर दीजिए, अपना वीडियो ऑन ना करें लोग, बीच-बीच में स्क्रीन गायब हो जाती है, लोगों का वीडियो चलने लगता है। आप लोग अपना वीडियो ऑडियो म्यूट रखें भाई, समझना है चीजों को तो समझिए। डेक्सामेथासोन एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। मेन फंक्शन इसका क्या होता है कि जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम है उस डिफेंस सिस्टम को ये थोड़ा धीमा करने का काम करता है। अब ये धीमा के लिए तो तेज होना चाहिए, ये तेज होना चाहिए ना भाई। अभी कोरोना की बात हो रही है तो हमारा जो रेसिस्टेंस है ये और ज्यादा उभरना चाहिए, तब हम रोकेंगे। अब इसमें ये धीमा करने से कैसे आदमी बच जाता है? तो बच जाता है कैसे, इसको समझिए। आपकी बॉडी में कोई भी अगर फॉरेन एक्सट्रैक्ट आया, फॉरेन एलिमेंट आया, तो आपकी बॉडी में एक स्वाभाविक रक्षक प्रक्रिया होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है आपकी डब्ल्यूबीसी के जरिए। तो तमाम आपके अंदर ऐसे प्रोटीन बनने लगते हैं जो प्रोटीन उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसी को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। कभी कभी हमारा शरीर जो होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाता है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव का अर्थ ये कि जो चीजें हमारे शरीर में जाती रहती हैं उनको भी वो दुश्मन मान लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी को धुएं से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को कुछ से एलर्जी है। अब ये जिन चीजों से उसको एलर्जी होती है वास्तव में उन चीजों से एलर्जी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट है। लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है अंदर का, वो डिफेंस सिस्टम उस चीज को दुश्मन मान लेता है।
और उसके अगेंस्ट वो प्रतिक्रिया करने लगता है। परिणाम ये होता है कि आपका डिफेंस सिस्टम ओवर रिएक्शन करने लगता है, और ओवर रिएक्शन भी वही एलर्जी कहलाती है, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। वो दरअसल क्या है, आपके डिफेंस सिस्टम का ओवर रिएक्शन है, ये ओवर रिएक्शन हो जाता है। यही चीज यहां पर कोरोना में हो रही है। कोरोना में क्या है कि जब आपके बॉडी में प्रवेश कर गया तो आपके बॉडी में भी ओवर रिएक्शन, और जब ये कोरोना के वायरस आपके नाक से गले से जब फेफड़े में पहुंचते हैं, तो फेफड़े में पहुंचते हैं, उसके बाद फेफड़े में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि इसमें एलर्जिक के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी भी गुण है, तो जो इसके फेफड़े में सूजन होती है, सूजन होने का अर्थ क्या कि आपके जो भी एयर वेसल्स हैं जिससे कि आप ऑक्सीजन को ले रहे हो और आप उसको उसमें हेमोग्लोबिन के साथ एक्सचेंज कर रहे हो या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, वो जगह छींक ली, जैसे जैसे सूजन होगा बढ़ता जाएगा और तब आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अब बॉडी का रिएक्शन के बाद ओवर रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस ओवर रिएक्शन को धीमा करने का काम उस स्टेज में, जब आप वेंटिलेटर पर हैं, वेंटिलेटर पे चढ़े हुए हैं, उस स्टेज में जब आप इस पर काम करते हैं, तो यहाँ पर ये दवा आपके उसी रिएक्शन को, ओवर रिएक्शन को, स्वेलिंग को कम करने का काम करती है। लेकिन ये दवा इनिशियल स्टेज में रिकमेंडेड नहीं है। ये दवा वेंटिलेटर पे जो पेशेंट हैं उनके लिए रिकमेंडेड है, यानी कि लास्ट स्टेज में ये दवा दी जाएगी और उससे 33% का रिकवरी रेट हमारा देखा गया है कि डेथ रेट को ये कट करता है 33%। तो अभी तक इतनी दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं कोरोना में। अब इन दवाओं के बाद ये जो दवाएं आई, इसकी फोटो खींच लीजिए। हाँ, ये जो दवाएं आई, इन दवाओं के बाद इसी में बाबा रामदेव आ गए। अब थोड़ा उनकी चर्चा कर लें, क्योंकि ये सारी चर्चा ही मैंने इसलिए की है कि आप बाबा रामदेव को समझ सके। भाई वो अपनी दवा लेके आ गए, पहली चीज। दूसरी चीज की इतनी सस्ती लेके चले आए कि ये तो सारे जितने भी आपको बताएं, ये जो दवा है, ये एक इसका जो ये सिर्फ इंटरवेनम है, यानी इंजेक्शन है ये, जो कि नस में दिया जाएगा, और इसका एक डोज 5400 का है। इसकी एक गोली 103 रुपए की है। अब बाबा लेके चले आए 545 रुपया में, पहली चीज। और दूसरी चीज की कह रहे हैं कि 100% ठीक कर देंगे। तो इतनी मेहनत करके, और इन लोगों ने जो सपने सजाए थे कोरोना के, उस पर वो सारे सपने अचानक से ध्वस्त होते हुए दिखने लगे। भाई जो जो कंपनियां इस पे खर्च कर रही हैं और उनको एक मार्केट दिख रहा है, भाई इस वक्त का तो सबसे हॉट मार्केट है ये। आप कह दो कि कोरोना ठीक कर देंगे, लोग अपनी जान के अलावा सब दे देंगे आपको। अब बाबा जो लेके आए वो 545 रुपया में लेके आए, पूरा किट एक ले आके रख दिया कि लो इतने में ठीक हो जाएगा। इन लोगों को लगा कि ये तो हमारा मार्केट गड़बड़ा जाएगा। अब हम इन सभी, मैंने इतना विस्तार से इन दवाओं को इसीलिए बताया है कि जो दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं वो किस स्टेज पर इस्तेमाल हो रही हैं। जिस स्टेज पर इस्तेमाल हो रही हैं उस स्टेज पर वो कर क्या रही हैं हमारी बॉडी में जाकर के, इस चीज को हम समझें, तब हम समझ सकते हैं कि रामदेव की प्रासंगिकता क्या होगी, है ना। अब हम आते हैं रामदेव पर। उसका कोरोनिल, और कोरोनिल के साथ लिखा हुआ है कोरोना किट, यानी पूरी किट है। अब ये जो दवा बनी वो कैसे बनी है, आप इस पे तमाम बवाल और उन पर तमाम प्रतिक्रियाएं मैं 2-3 दिन से देख रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस परिस्थिति को क्लियर करना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए।
आप में से कई लोग हो सकते हैं जो बाबा रामदेव के समर्थक हों, कई लोग हो सकते हैं जो बाबा रामदेव के विरोधी हों। हाँ, उसमें अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो दवा दवा न होकर के वैचारिक मतभेद का कारण बनती जा रही है। कई राज्य सरकारों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, बैन कर दिया है। आपके बिहार में तो बाकायदा बाबा रामदेव पर FIR तक दर्ज कर दी गई है। तो इतने जो क्रिएटिव वर्क हो रहे हैं उसमें इस क्रिएशन का क्या हुआ, हमें ये समझना होगा, इस चीज को समझना होगा कि इस क्रिएशन का क्या हुआ, ये क्रिएशन है क्या। तो ध्यान दें कि जो ये कोरोनिल नामक दवा बनाई गई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, या बाबा रामदेव ने ये कहा कि 100% हम ठीक कर रहे हैं। एक स्थिति हम मान लें कि ना 100% ठीक करें, 85% ठीक करें, तो डेक्सामेथाजोन के 35% से तो ज्यादा है। फिर भी जो कोरोनिल इन्होंने बनाई, कल मैंने इसको पूरा मतलब जितना संभव था नेट पे सब खंगाला मैंने, जो चीजें मिली इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो देखें क्या क्या है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा। हाँ बिल्कुल, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और मुलेठी, इन 4 चीजों के साथ कोरोना किट में 2 चीज वो और दे रहे हैं, जो दे रहे हैं उसमें एक है दिव्य अणु तेल। अब इसका मुझे इंग्रेडिएंट नहीं मालूम कि ये क्या है, और एक वो टैबलेट दे रहे हैं श्वास, क्या नाम, दिव्य श्वासरी बटी, दिव्य श्वासरी बटी। ये अब इनको हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। हम इस पर जो ये दवा बनाई गई है, इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स हो, उसका डिटेल वो दे, आयुष मंत्रालय को हमने क्या क्या मिलाकर बनाया है, लेकिन ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये दवा बनी। अब इस दवा पर आया, पहले जो निम्स के डायरेक्टर हैं वो साथ में बैठे थे बाबा के, जब ये दवा लॉन्च हुई उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये दवा एडमिनिस्टर की गई है, 280-88 लोगों पर एडमिनिस्टर की गई है, सबने रिकवरी ली है। अब जब उन पर FIR हो गया तो उन्होंने कहा कि जो ये एडमिनिस्टर की गई उनके निम्स में दवा, वो कोरोना की दवा के रूप में ना वो करके इसका उन्होंने कल जो उन्होंने तर्क दिया, कल मैंने उनका तर्क पढ़ा कि ये दवा मेरे यहाँ यूज की गई, ट्रायल इसका हुआ है, लेकिन ये ट्रायल कोरोना की दवा के रूप में न होकर के इम्यून बूस्टर के रूप में हुआ है। उस दिन बाबा के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे महोदय DS तोमर या ऐसे कुछ नाम है उनका। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि वो कोरोना की दवा न हो करके इम्यून बूस्टर दवा थी और उसका हमने ट्रायल किया। पहली चीज कि 280 का सैंपल कहीं से भी इतनी बड़ी पैंडेमिक के लिए एक उचित आकार का सैंपल नहीं है। पहली बात, जहां जो आक्षेप है बाबा पर पहले वो समझिए, उसके बाद हम समझेंगे कि उस पर क्या हमारी स्थिति होनी चाहिए। पहली चीज कि 280 लोगों का जो सैंपल लिया बाबा ने और उस पर ट्रायल किया और ट्रायल करके घोषित कर दिया कि हमने दवा बना ली, ये 280 का सैंपल उचित नहीं है। कम से कम इस बीमारी के लिए जिसका हम वैक्सीन नहीं बना पाए, आप दवा लेके आ गए, 280 पे आपने उसको एडमिनिस्टर किया और बोला कि हमने बना ली। पहली बात ये। दूसरी चीज जो दूसरा आक्षेप इन पर लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि आयुष मंत्रालय से आपने अनुमति नहीं ली, तो ये प्रक्रियागत कारण है ना, इसका दवा से लेना देना नहीं है, प्रक्रिया से लेना देना है। होता है ना कि आप जज के पास लेके जाएं कोई एप्लीकेशन
तो जज आपके उस चीज को नहीं देखता है। एप्लीकेशन अगर सही ढंग से नहीं दी गई तो मेरिट नहीं है आपके एप्लीकेशन में, तो छांट दिया जाता है। ये ऐसी बात है कि ये आयुष मंत्रालय ये कह रहा है कि मेरे से परमिशन ले करके ये ट्रायल नहीं किया गया। हो सकता है ये बात सही हो। अगली चीज की जो क्लिनिकल ट्रायल दवाइयों के होते हैं, उन क्लिनिकल ट्रायल में एटलीस्ट 3 ईयर का टाइम लगता है। अगर जैसे कोरोना जैसी महामारी है, हमें जल्दी निपटना है, इससे इमरजेंसी है, तो यहां पर भी ट्रायल हमारा तरीका ये होता है कि पहले उसे जानवरों पे ट्राई करो, फिर जानवरों के बाद ह्यूमन ट्रायल करो। तो कोरोना में आपने देखा है कि अमेरिका में भी जो वैक्सीन बन रही हैं उसमें जानवरों पर ट्रायल वाला जो स्टेज है उसको स्किप कर दिया गया है और सीधे वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल पे चली गई है। कुछ वैक्सीन जो बन रही हैं, तो ह्यूमन ट्रायल में भी कम से कम एक बड़ी जनसंख्या का सैंपल हो और टाइम टू टाइम। साइंस ये कहता है कि एक ही काम को हम 10 बार करें और रिजल्ट सेम आए, इसी चीज को हम सत्य कहते हैं, यही चीज हमारा साइंस है। तो आपको 280 के सैंपल्स ही लेने थे, तो ये पूरे देश भर से लेते, बार बार लेते, 4-6 महीने बाद पेश करते दवा, इसमें समय लेते। आपने वैसा कुछ नहीं किया। यानी क्लिनिकल ट्रायल का जो तरीका अपनाया जाना चाहिए था वह तरीका नहीं अपनाया गया। काफी कुछ जो स्टेजेस थी क्लिनिकल ट्रायल्स की वो स्किप कर दी गई और स्किप करके और सीधे इस चीज को लॉन्च कर दिया गया कि लो भाई हमने दवा बना दी। बता रहे हैं चीजों को समझिए, जो उनपे आरोप है, आक्षेप है, ये आक्षेप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें हम सच मान देते हैं बाबा के संदर्भ में। अब थोड़ा सा हम इसको दूसरे तरीके से देखें। अब यहां जो चीजें हैं आप देखिए, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तुलसी और गिलोय, ये दोनों ही, इसके लिए हमें किसी क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं है। चरक को, सुश्रुत को उठा के पढ़िए, ये दोनों ही चीजें जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली मानी जाती है। दोनों चीजें आप इसे लीजिए, डेली लाइफ में आप रोग से दूर रहेंगे। और आप लेके देखिए, ये शताब्दियों से प्रमाणित है। आप बीएमएस में पढ़ते हैं, आपको चरक और सुश्रुत की संहिताएं पढ़ाई जाती हैं। ये नया वाला युग है, अगर चरक सुश्रुत इस वक्त होते तो उनको भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए खड़ा कर दिया जाता। प्रमाणित है ये। अश्वगंधा, अश्वगंधा में 2 गुण है जो आयुर्वेद बताता है। एक तो खांसी ये ठीक करता है। मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब है सब पे। हाँ, अश्वगंधा खांसी ठीक करता है। खांसी ठीक करने के साथ इसमें एक और गुण होता है, और बहुत जबरदस्त होता है कि ये बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट। आप अवसाद के क्षणों में है तो अश्वगंधा आपकी मदद करता है। और कोरोना की हालत जो है ना, वो सांप की हो गई है कि सांप के काटने से जितने लोग नहीं मरते, काटने के बाद उसके डर से उनका हार्ट ब्लॉक कर जाता है, मर जाता है। कोरोना उसमें ये जो मानसिक अवसाद है उसको भी अश्वगंधा दूर करता है। मुलेठी खांसी की दवा है। आपको कुछ नहीं करना है, पंसारी की दुकान पे जाइए, मुलेठी खरीद लीजिए और थोड़ा सा तोड़ के और मुंह में उसको चुगलाते रहिए, आपका गला तर रहेगा, खांसी नहीं है। अर्थात इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सभी उन सिम्टम्स को ध्यान में रखकर इस्तेमाल किए गए हैं जो इस बीमारी के हैं। आपको भरोसा न हो तो आप किसी मेडिकल वर्कर से, किसी डॉक्टर से जाके पूछिए कि जब उनके यहाँ कोविड-19 का पेशेंट आता है तो वो क्या इलाज कर रहे हैं। समझिए इस चीज को, जो चीजें हमें समझनी है वो क्या,
वो इलाज क्या कर रहे हैं जाके पूछ लीजिएगा, जब जिसके संपर्क में डॉक्टर्स हो जाके पूछिएगा वो इलाज क्या कर रहे हैं। सुन लीजिए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, इसकी गोलियां दी जा रही हैं। बुखार हुआ, पैरासीटामोल दे दिया। अगर मामला उससे आगे बढ़ा तो सीवान से हटा के आपको पटना करेगा, और पटना में जाएंगे तो क्या होगा, मुंह पर ऑक्सीजन लगा देगा। मुंह से नहीं ले पा रहे तो यहां पर चीरा मारेगा, और चीरा मार के एक नली घुसेड़ देगा, यानी कि वेंटिलेटर पे चढ़ा देगा। और उससे भी नहीं माने तो आपका क्या बिगाड़ लेगा, आप ऊपर चले जाएंगे। दवा यही हो रही है। पूछ लीजिए जाके हर डॉक्टर से, किसी से, आपको विटामिन सी, डी, बी यही दिया जा रहा है। यानी मूल खेल कहां है, मूल खेल आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का है। 1 करोड़ के आसपास लोग संक्रमित हैं, 5 लाख के करीब लोग मर चुके हैं, यानी 95 लाख लोग सेव हैं। 95 लाख जो लोग सेव हैं, उनमें से कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसे सेव करने में एलोपैथी की किसी मेडिसिन ने साथ दिया है। ना डॉक्टर इस बात का दावा कर सकता है कि उसकी मेडिसिन ने बचाया। सिम्टोमेटिक इलाज हो रहा है, जो सिम्टम्स दिखे उसके अगेंस्ट कोई दवा दे दो ताकि सिम्टम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, और तब तक बॉडी का रेसिस्टेंस हमारा डेवलप होगा, उसको कवर अप कर लेगा। यानी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम लड़ रहा है, एलोपैथी नहीं लड़ रही। ध्यान से समझिए इस चीज को। उन 95 लाख लोगों में जो जीवित बचे हैं, उनकी अपनी क्षमता ही उन्हें जीवित रखने का कारण बनी। जो मरे हैं वो हमारी तरह डायबिटिक के पेशेंट होंगे, थायराइड के पेशेंट होंगे, किडनी के पेशेंट होंगे, या इस तरह की जो पहले से, जिनका सिस्टम पहले से ही गड़बड़ है, रिस्क पर है, उनके लिए एक के धक्का काफी होता है, वो निकल लिए। जिनका अपना इम्यून सिस्टम बेहतर है वो अभी भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, वो आगे भी जिंदा रहेंगे। ये सारी चीजें उसी इम्यून सिस्टम के लिए। अगर ये इम्यून बूस्टर के रूप में ही एडमिनिस्टर हुआ है, आपको बाबा रामदेव से कोई टसन है, मत खरीदिए इनकी 545 वाली कोरोना। पंसारी की दुकान पे ये सब मिलता है, तुलसी गिलोय तो आपके अगल बगल में मिलता है। आप इनको पीस लीजिए, जैसे मन करे खा लीजिए, काढ़ा बना के पी लीजिए, अपने डेली लाइफ में शामिल करिए ना, देखिए चेंज आएगा। क्योंकि ये अपने आप में आज से नहीं, शताब्दियों से प्रमाणित इम्यून बूस्टर हैं। अश्वगंधा मुलेठी खांसी के अगेंस्ट शताब्दियों से प्रमाणित है। किसी भी एएमएस से जाकर के पूछ लीजिएगा। ये सारी चीजें जिस तरह से एलोपैथिक डॉक्टर सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे रहे हैं, उसी तरह से आयुर्वेद ने एक कोशिश की सिम्टोमेटिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बनाने। वो कॉम्बिनेशन बनाया गया। रामदेव से गलती कहां हुई, थोड़े से वो जल्दबाजी कर गए। अगर इसी मेडिसिन को बनाने से पहले रिसर्च पेपर में आता कि हम बना रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स नहीं बनाते, हम दवा बना रहे हैं, 2-4 बार एडवर्टाइज करते, वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइज होता, जैसे कि हो रहा है वैक्सीन का, अमेरिका कह रहा है हम बना रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है हम बना रहे हैं। हाँ, आप एडवर्टाइज करते, लोगों में पहले सेंसेशन क्रिएट करते कि बना रहे हैं, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल करते, उसमें कुछ समय लगाते। यानी जो प्रोसीजर है, क्योंकि यहां पर ध्यान दें कि जीवन रक्षा से ज्यादा प्रोसीजर पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो प्रोसीजर है शुड बी फॉलोड। तो वो प्रोसीजर्स के हिसाब से अगर आप करते ना, और तब लॉन्च करते, ले आकर के 10,000 लोगों को एडमिनिस्टर करके लॉन्च करते, तो आप 100% की जरूरत नहीं थी। कहते कि 50% लोगों को बचा ले रहे हैं, तो इतने पर भी ये दवा बाबा बाबा हो जाती। लेकिन हुआ क्या, समझिए हुआ क्या कि इन्होंने जल्दी में पेश कर दिया। जल्दी में पेश करने का कारण क्या, तो ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं। मतलब ये चीजें, इनमें हमें किसी क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं है। अब हल्दी छापना के लिए क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत है क्या?
आपको चोट लगी, आपकी मम्मी हल्दी चूना छाप देती है, इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत है? हाँ, हाँ, समझिए। तो आप समझिए इस चीज को कि आपकी मम्मी आपको हल्दी चूना छापने से पहले पूछती है क्या कि क्लिनिकल ट्रायल किया है हल्दी चूने का? दिक्कत कहां है? दिक्कत हमारी मानसिकताओं में है। समझिए, एक गौरांग प्रभु ने बोल दिया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज गेम चेंजर, और आप उसे गेम चेंजर मानकर निकलते चले गए। अगले दिन बोला कि नहीं कुछ हो रहा है, छोड़ दो, आपने छोड़ दिया। इवन यहां तक कि उन्होंने कहा, डब्ल्यूएचओ ने कहा तो आईसीएमआर ने गाइडलाइन जारी कर दी कि आप दो या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दो, और फिर डब्ल्यूएचओ ने कहा कि छोड़ दो, छोड़ दिया। आप अपना ऊपर वाला इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, आप अपना सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये जो मैकाले की अवैध संतानें इंडिया में अभी तक जो पैदा हुई और बची हुई हैं, वो ये सोच नहीं सकती कि कुछ बेहतर, कुछ अच्छा भारत में हो सकता है, कुछ नया नवाचारी भारत में हो सकता है। सुनते रहिए। अब यहां पर अगर मान ले कि ये चीजें आई हैं, तो अब देखिए रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। रिएक्शंस आ रहे हैं बैन कर दो, एफआईआर कर दो। एक इनोवेशन है ये कोरोना के संदर्भ में। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति सोच रहा होगा इसके बारे में इन्वेंशन करने का, वो करेगा। आप इनोवेशन को डिकरेज कर रहे हो कि इनकरेज कर रहे हो? वो कहते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन छोड़ दो, आपने छोड़ दिया। वो कहते हैं खा लो, तो आपने खा लिया। वो कहते हैं मलेरिया की दवाएं खाओ, ठीक हो जाएगा कोरोना। वो कहते हैं इबोला की दवाएं खाओ, ठीक हो जाएगा कोरोना। वो कहते हैं कि ये एंटी डिप्रेसेंट ये खाओ, ठीक हो जाएगा कोरोना। वो किसी चीज की दवा कोरोना के नाम पे खिला देंगे और हम खा लेंगे। और हमारे लोग जब उसकी दवा, खांसी की दवा खिलाएंगे कह कर कि खांसी की है बेटा खा लो, तो आप पूछेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल हुआ है क्या? ये मेंटलिटी है। इस मेंटलिटी से दूर आने की जरूरत है। समझिए इस चीज को। इसकी जगह पर जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध का कारण दो। पहला तो वैज्ञानिकों को ये कबूल नहीं हो रहा कि इतने दिन से हम लैब खोल के बैठे हैं, खोजा किसी और ने। दूसरा कि कुछ लोग हैं जो मोदी विरोधी, और चूंकि मोदी और रामदेव आपस में जुड़े हुए हैं तो अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं कि रामदेव का विरोध किया जाना चाहिए। होना क्या चाहिए? एज एन आईएएस एस्पिरेंट ट्रायल के प्रोसेस को पूरा किया जाए। आयुष मंत्रालय भारत सरकार और आयुष मंत्रालय राज्य सरकारों को यह कोशिश करनी चाहिए कि इस दवा को अपने यहां क्लिनिकल ट्रायल से गुजरवाएं। और चूंकि ये अपना एक इनोवेशन है, तो इस इनोवेशन को आगे बढ़ाया जाए। आप समझ नहीं सकते हैं 545 में अगर ये सही हो जाता है, 100 नहीं 50 लोगों को ठीक करता है, तो दुनिया भर का डॉलर इंडिया की तरफ मुड़ जाएगा। आप इस चीज को नजरअंदाज करके आप उसके विरोध में आ गए। आप इस व्यक्ति से जो गलती हुई है वो महज इतनी है कि क्लिनिकल ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरह फुलफिल नहीं हो, तो अब से कर लो यार, क्या बिगड़ा है? इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मैंने कहा ना कि कोई ऐसी चीज नहीं। आप पंसारी के दुकान पे जाओ, ये चीजें खरीद लो, मन करे चला के खाओ, मन करे उबाल के खाओ, फायदा होगा। इसके लिए किसी क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं है, किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ये फायदा करेगा। अब इसको उस प्रोसीजर से गुजरना चाहते हैं तो आप गुजरवाइए, आप प्रमोट करिए इन चीजों को। आपका भारत सरकार का आयुष मंत्रालय ही नहीं, भारत सरकार ऑलरेडी ये कह चुकी है कि ये सारी चीजें काढ़े के रूप में पीजिए। ये आईसीएमआर की गाइडलाइन है। और वही चीज जब दवा के रूप में आई तो कह रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल चाहिए। ठीक है, ले लो यार, करवा लो 10-20 हजार लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल। प्रोसेस को रोको तो नहीं, लेकिन आप क्या है, टांग खींचने पर आ गए हैं। आपके दिमाग में चल क्या रहा है आप सोच नहीं सकते। सोचिए, वो WHO कहता है कि वो कोरोना वायरस मैन टू मैन नहीं फैलता, और जब फैल गया तो कहता है कि नहीं गलती हो गई, फैल गया, और आपने उस पर क्वेश्चन नहीं किया। फैल गया तो झेल रहे हैं। वो जो कहें आप मान लो। वो इबोला की दवा दे दे कोरोना के नाम पे, आप खा लो, और हम खांसी की दवा दे रहे हैं तो आप कहते हो क्लिनिकल ट्रायल चाहिए।
हर चीज में वो विरोध होता है। समझिए इस चीज को कि हम किस चीज पर, हम आपकी उसी मेंटेलिटी को चाहते हैं कि वो मेंटेलिटी आपकी वो न हो उस तरीके से। जो मैंने लगातार 2-3 दिन से देख रहा हूं, तब मैंने आज इस पर मतलब तय किया कि मैं इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दूं कि आपका, देखिए इसमें एक चीज जो कि स्किप की है बाबा, क्लिनिकल ट्रायल, उसको आप कहो कि वो क्लिनिकल ट्रायल एडमिनिस्टर करवाएं, और अगर उससे हमें फायदा मिलता है तो उसे हमें आगे बढ़ाने में क्या हर्ज है। नहीं फायदा मिलता तो भी इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नुकसान करेगी, और न फायदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इसमें बस ये चीजें हैं कि आपको, आपसे अगर ये प्रश्न हो कि क्या बाबा आप, एक मिनट, आप मान लीजिए कि आपसे ये प्रश्न किया जाए कि आप वहाँ पे आयुष मंत्रालय में अधिकारी हैं और आपके सामने ये मसला पेश आता है, तो आप क्या करेंगे? तो आपका मतलब आंसर जो होगा वो ये होगा कि जिन प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है वैसे स्तर में तत्काल इस दवा के प्रयोग पर रोक लगाकर और संस्था से ये कहा जाएगा कि आप पहले क्लिनिकली प्रमाणित करिए इसको, और उसके बाद इस दवा को हम अनुमति देंगे। ये नहीं कि रोक देंगे, बैन कर देंगे। जो चीजें हो रही हैं गलत हो रही हैं, इसी के लिए मैंने इसको आज मतलब क्लास आपका हिस्ट्री वाला रोक के ये क्लास मैंने आपको दिया है। ओके, चलिए 10 बज रहा है, 10-15